नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? चलिए, आज की जो क्लास होगी काफी शानदार होगी, काफी जानदार होगी। आज जितने भी पिछले 30-32 दिनों में हमने मॉक टेस्ट किए हैं, उस सभी का मैं आपसे प्रैक्टिस टेस्ट एक लेना चाहता हूं कि क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है या भूल गए। और आज की जो क्लास होगी ना, काफी डिटेल होगी। हर एक विकल्प को मैं अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। हर एक चीज के बारे में डीप पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो सके। आइएगा मेरे साथ। उससे पहले आपके पास एक जानकारी है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट गुरु का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करोगे, और इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते ही आपको हर एक पीडीएफ मिल जाएगी किसी भी क्लास की। कोई भी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो, कोई भी क्विज़ आप लगा सकते हो। आगे आइए, पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। बामुलाहजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब इस प्रश्न के बारे में आपको बताना है, बामुलाजा शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है। चलेगा, देखिए हमको मूल शब्द पर ही ध्यान देना है। मूल शब्द अगर हमने पकड़ लिया, उत्तर हमारे हाथ में होगा। देखते हैं, यहाँ पर जो मूल शब्द है ना वो है मुलाहाजा। एक मिनट, जरा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। देखो, यहाँ पर जो मूल शब्द है ना वो है मुलाहाजा। क्या है? मुलाहाजा। यहाँ पर जो मूल शब्द होगा मुलाहाजा होगा, इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है? बा उपसर्ग जुड़ा है। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? बा वालों खुशियां मनाओ, बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब देखना, यहाँ पर एक उपसर्ग लिखा हुआ है। उपसर्ग अर्थात जो शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हो, हमने अभी अभी पढ़ा है। प्रारंभ में जोड़े जाने वाले क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। अच्छा जी, अब देखो, एक बार हमसे पूछा गया था संस्कृत के उपसर्ग बताइए। संस्कृत के उपसर्ग अगर पूछता है 22 बताएंगे। अगर पूछा जाता है हमसे हिंदी के मूल उपसर्ग बताइए, हिंदी के मूल उपसर्ग कितने होते हैं, तब हम बताएंगे 10। अगर हमसे पूछा जाता है उर्दू के मूल उपसर्ग बताइए, तब हम बताएंगे 19। कितने बताएंगे? 19 उपसर्ग बताएंगे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बद उपसर्ग का किस शब्द में प्रयोग हुआ है? अब आपको बताना है बद उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ। क्वेश्चन नंबर अच्छा है, इस प्रश्न के बारे में बताइएगा। इस प्रश्न का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? तो बद उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? किस में हुआ है भाई? सटीक तरीके से बताना। अच्छा जी, देखो कई सारे बच्चे अभी भी उत्तर गलत कर रहे हैं, कई सारे बच्चे अभी भी सही उत्तर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का गलत भी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे सही भी उत्तर कर रहे हैं। देखते हैं, अगर इसका उत्तर आप बदमाश कर रहे हो, बिल्कुल सटीक उत्तर है बदमाश। बदमाश में क्या है भाई? यहाँ पर बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बद किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू भाषा का, हम सभी जानते हैं। आगे आइए, जलना क्या है भाई? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? कमेंट करके बताइएगा। जलना में प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय अर्थात जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। शब्दों के अंत में जो जोड़े जाएंगे क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका सटीक उत्तर ना। क्या हो जाएगा जी? क्या होगा? अना होगा। क्या होगा? अना हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर। क्या हो जाएगा? अना होगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा अना। जी हाँ, अना वालों बिल्कुल सही है आपका। थोड़ा सा और आगे आते हैं। आई प्रत्यय किस शब्द में है? आई किस में है भाई? देखिएगा, प्रत्यय सबसे पहले तो ये जानिए, ये जोड़े जाते हैं अंत में। कहाँ जोड़े जाते हैं? अंत में। दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। कैसे? या तो कृदंत प्रत्यय हो सकता है, या ताब्दिक प्रत्यय हो सकता है। दो ही प्रकार के प्रत्यय हो सकते हैं, या तो कृदंत प्रत्यय या फिर ताब्दिक प्रत्यय। कृदंत कृदंत प्रत्यय उनको कहते हैं जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। किसके अंत में? क्रिया के अंत में, या फिर क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। और ताब्दिक प्रत्यय की बात करी जाए तो संज्ञा के अंत में जोड़े जाएंगे, या फिर सर्वनाम के अंत में जोड़े जाएंगे, या फिर आपके विशेषण के अंत में। सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में जोड़े जाएंगे। किसके अंत में? विशेषण के अंत में। क्या कहलाएंगे? ताब्दिक। तो यहाँ पर जो सटीक शब्द होगा क्या हो जाएगा? खिलाई हो जाएगा। आगे आइएगा। चलिए, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो डैश देता है। भगवान किस प्रकार से देता है आपको बताना है। ठोकर खाकर देता है, धक्के छुड़ाकर, छप्पर फाड़कर, या फिर जोड़ तोड़ कर देता है। सभी को पता है, इसका भी सरल प्रश्न है। भगवान देता है जब, माफी चाहूंगा, देखो सर्दी हो रखी है, होली का माहौल है। कई सारे बच्चे आते हैं, वो रंग सर के ऊपर से डालकर चले जाते हैं, लेकिन कोई ना भाई, सर्दी की वजह से माफी चाहता हूं आपसे। चीख आ गई, कोई बात नहीं, छप्पर फाड़ के देता है। आगे आएगा। हाँ जी, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करिएगा। हर काम देरी से करने वाला। जो हर काम को देरी से करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो हर काम को देरी से करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्या हम उसको कहते हैं? क्या दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घ सूत्री, क्या कहते हैं भाई उसको? क्या कहेंगे? देखो, अब देखो यहाँ पर कुछ शब्द है जैसे वाक्यांश। वाक्यांश किसको कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं वाक्य के अंश को, अर्थात मुहावरे को भी वाक्यांश कहा जाता है।
मुहावरे को भी वाक्यांश कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाएगा? दीर्घ सूत्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ सूत्री। और दीर्घदर्शी किसको कहेंगे? जो दूर तक देख सकता हो, दूरदर्शी। अदूरदर्शी, जो दूर तक नहीं देख सकता। विलंबी, जो हर काम देरी से करता है। हर काम, अच्छा रुकिएगा, देखो विलंबी, विलंब किसको कहेंगे? विलंब कहेंगे एक तरीके की समस्या को। किसको कहेंगे? समस्या को। और विलंबी जो समस्या पैदा करता है उसको करते हैं विलंबी। सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, कम बोलने वाला व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। जो कम बोलता है, क्या समभाषी है, कम भाषी है, मितभाषी है, मृदुभाषी है? सटीक तरीके से बताएगा सभी के सभी। इस प्रश्न का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताना है। देखिएगा, अगर मैं आपसे बताऊं जो व्यक्ति कम बोलता है उसको कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। याद रखिएगा। आगे आना है। बांझ का तत्सम क्या होगा? बांझ, बांझ एक ऐसा शब्द है। बांझ का अर्थ क्या होता है? बांझ कहते हैं उस महिला को जिसको पुत्र सुख या फिर जिसको संतान सुख नहीं मिलता, उसको बांझ कहते हैं। अच्छा, सिर्फ महिला को ही नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, दोनों होते हैं। अच्छा, तो बांझ, बांझ वंध्या, बंद या फिर बांध, क्या हो जाएगा भाई? इसको संस्कृत में किस नाम से जाना जाता था? बांझ शब्द को। अब जैसे ही मैंने इस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु देखा, किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए तो एक चीज जान लेना, चंद्र बिंदु वाले शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं? हमेशा कहलाते हैं आपके तद्भव। क्या कहलाते हैं जी? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्योंकि चंद्र बिंदु संस्कृत में नहीं था, संस्कृत में नहीं था, तो इसका प्रयोग हमेशा तद्भव में किया जाएगा। एक होता है मात्र चंद्र, चंद्र वाले शब्द होते हैं आपके विदेशी शब्द। कैसे शब्द कहलाते हैं जी? विदेशी शब्द कहलाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, कैसे शब्द? विदेशी शब्द कहलाएंगे। हाँ जी, तो बांझ का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? वंध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंध्या हो जाएगा। वंध्या कहते हैं संस्कृत में बांझ को, ठीक है ना। आगे आइएगा। तद्भव तत्सम युग्म का एक जोड़ा गलत है, उस गलत जोड़े को बताना। गलत जोड़ा कौन सा है भाई? बाजा को बाध्य, वक को वत्स्य, बेर को बदरी, इनमें से कौन सा नहीं? सटीक तरीके से बताइएगा कौन सा गलत है। गलत का चयन करना है हमको। देखते हैं कौन कौन बच्चा गलत के बारे में हमको जानकारी देता है। गलत कौन सा शब्द हो जाएगा भाई? गलत पूछा है, गलत बताना है, ठीक है ना। अच्छा जी, तत्सम तद्भव। देखो तत्सम एक बार पूछा गया था। तत्सम, तत्सम शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है? ये आप ही की परीक्षा में पूछा गया था, याद रखिएगा। देखो तत्सम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् जमा सम, किससे बना है? तत् जमा सम। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसके। क्या होता है? उसके। सम का अर्थ होता है समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आगे आइएगा। तद्भव, तद जमा भव, उससे निर्मित। उससे निर्मित किससे? संस्कृत से निर्मित। संस्कृत से निर्मित शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तत्सम संस्कृत के जो के त्यों शब्द कहलाते हैं। देखो वत्स, क्या है यहाँ पर? वत्स है। और वत्स का जो तद्भव रूप होता है वो बक नहीं होता है, बच्चा होता है। क्या होता है? बच्चा होता है। क्या होता है? बच्चा। आता तो बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। सटीक गलत कहां पर है? विकल्प नंबर बी में है। बाजा को संस्कृत में वाद्य कहते हैं, बेर को संस्कृत में बदरी कहते हैं। आगे आएगा। मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? मधुर का विलोम निम्नलिखित में से बताना है। क्या हो सकता है मधुर का विलोम? क्या शहद होगा, कर्कश होगा, कठोर होगा, मीठा होगा? क्या होगा? मधुर का विलोम क्या हो सकता है? मधुर का विलोम शब्द। अच्छा, ये सबसे अच्छा प्रश्न है। मधुर शहद होगा, कठोर होगा, मीठा होगा, कर्कश होगा? सभी को बताना है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, सभी बताइए क्वेश्चन 10 का सटीक उत्तर क्या होगा? कुछ बच्चे अभी भी उत्तर नहीं कर रहे, कुछ बच्चे अभी भी उत्तर नहीं कर रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या निकलता है? 10 के बारे में बताइएगा जी। 10 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? मधुर। मधुर पूछा है हमसे। देखो मधुर कहते हैं एक तरीके से मीठे को, जो मीठा हो, स्वाद में अच्छा हो। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कर्कश, जो कड़वा हो, जो कड़वा हो। बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। कुछ भी रॉकेट साइंस सही था। विलोम शब्द। और विलोम शब्द के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है। विलोम, विलोम शब्द के बारे में अगर विलोम शब्द आपका तत्सम का पूछा जाए तो हमेशा उत्तर किस में करोगे? तत्सम में उत्तर बताओगे। अगर तद्भव में विलोम शब्द पूछा जाए तो तद्भव में उत्तर बताओगे। अगर तद्भव में पूछा जाता है तद्भव में बताओगे, तत्सम में पूछा जाता है तत्सम में बताओगे। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म के सभी अर्थ समानार्थी नहीं है। अब कौन सा समानार्थी नहीं है? कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अब आपको बताना है। पद, पदवी, दर्जा, औहदा, परिश्रम, श्रम, उद्यम, मेहनत, पत्रा, पंचांग, खत, पाती, या फिर इनमें से कोई? सटीक तरीके से बताइएगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है सटीक पर्यायवाची चीजों से चलेगा। अच्छा, सभी को बताना है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सभी बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में। सभी को बताना है, सभी को कमेंट के माध्यम से इसका सटीक उत्तर क्या होगा। देखो अगर कहा जाए आपसे, देखो
पद को हम पदवी भी कहते हैं, दर्जा भी कहते हैं, ओहदा भी इसको कहते हैं, परिश्रम भी कहते हैं, इसको श्रम भी कहते हैं, उद्यम भी कहते हैं, मेहनत भी कहते हैं। अच्छा देखो पत्रा की अगर बात करी जाए, किसकी बात करें हम? पत्रा। पत्रा जब आपकी शादी वादी होगी ना तो पत्रा और पंचांग मिलाई जाएंगी। जी हाँ भाई बिल्कुल। लेकिन खत और पाती ये इससे अलग अर्थ होता है। पंचांग अलग को कहते हैं, खत पाती कहते हैं जो आप पत्र व्यवहार के लिए भेजते हो। तो इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताना है। एक है कंगाल, एक है कंगाल, एक है कंकाल। इन दोनों का अर्थ हमको बताना है। इन दोनों का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? इन दोनों का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को पूरे रिजल्ट गुरु टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप होली काफी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे, काफी शांति के तरीके से होली के त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, माता पिताओं का आशीर्वाद लेना, और किसी को ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो दूसरी दुनिया में हो। ठीक है ना? आगे आना है। चलिए कंगाल देखो, एक है हमारे पास कंकाल। कंकाल किसको कहते हैं? सब कंकाल कहते हैं अस्थि पंजर को। किसको कहते हैं? अस्थि पंजर को। और कंगाल कहते हैं दरिद्र को। बिल्कुल सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ए वालों, बिल्कुल सटीक उत्तर आपने दिया है। आगे आते हैं, आगे चलते हैं। दुष्परिमाण क्या है? दुष्परिणाम। इसका संधि विच्छेद हमको बताना है। इसमें कौन सी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर है, सभी को बताना है इसका सटीक उत्तर क्या होगा। देखो, एक होती है आपकी संधि, क्या होती है? एक होती है आपकी संधि, एक होता है आपका समास। क्या होता है जी? एक होता है समास। हमसे अक्सर इनमें अंतर पूछा जाता है। संधि की बात करें तो संधि का अर्थ होता है जहां से भी वर्णों का मेल हो, वर्णों का मेल जहां से हो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जहां से शब्दों का मेल हो, किसका मेल हो? जहां से शब्दों का मेल हो उसको क्या कहेंगे? उसको समास कहेंगे। अगर इसका विलोम शब्द पूछा जाए, संधि का विलोम शब्द आप बताओगे विग्रह होता है, और समास का विलोम शब्द व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। आगे आएगा। हाँ जी, इसमें संधि विच्छेद बतानी है आपको। इसमें संधि विच्छेद क्या होगी? देखो कई सारे बच्चे अभी भी उत्तर नहीं कर रहे भाई, सभी को उत्तर बताने हैं। इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सटीक उत्तर क्या होता है। अरे वाह जी वाह, बिल्कुल, अरे वाह, बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। देखो कई सारे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, कई सारे बच्चे कर रहे हैं अभी भी गलत। देखिएगा, अगर आप इस प्रश्न पर ध्यान देते, इस षटकोण वाले सा पर ध्यान देते, उत्तर आ जाता। षटकोण वाला सा जहां पर भी परिवर्तित होकर आता है ना, तो वह विसर्ग ही परिवर्तित होकर आता है। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसका उदाहरण होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, सुजमा आगत विच्छेद के लिए संधि बतानी है कि सटीक संधि क्या होगी। अक्सर मैंने अपनी कई बार क्लासेस में बताया होगा, किसी भी शब्द के बीच में य, र, व आ जाए और इसके साथ कोई अधूरा वर्ण जुड़ा हो। कौन सा वर्ण? कोई भी अधूरा वर्ण जुड़ा हो तो वहां पर होती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि होती है जी? यण संधि का वह उदाहरण होता है, याद रखिएगा। अच्छा जी, सुजमा आगत, स्वागत होगा, बिल्कुल सही है। वाक के साथ अधूरा वर्ण जुड़ा है, यण संधि का उदाहरण है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और स्वर संधि के बारे में अगर बताया जाए आपको, स्वर संधि जहां पर स्वरों का मेल स्वरों से होता हो, 5 प्रकार से स्वरों का मेल स्वरों से हो सकता है। इसलिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हो सकती है स्वर संधि, याद रखिएगा। आगे आते हैं साहब, अनादि शब्द का समास विग्रह बताना है। अनादि शब्द का समास विग्रह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सटीक उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, अनादि, अनादि हमसे पूछा गया। अनादि, अनादि का सटीक समानार्थी शब्द क्या होगा? हाँ जी, अरे नहीं है आदि जिसका वह, बिल्कुल सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? बी वालों, बिल्कुल सही है। नहीं है आदि जिसका वह, सभी बच्चे कर भी रहे हैं भाई, बी वालों बिल्कुल सही है आपका। आगे आते हैं, देखो त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? त्रिभुवन हमसे पूछा गया, त्रिभुवन, और मैंने आपको हर एक क्लास में बताया होगा समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, वाक्यों को छोटा करना, छोटे रूप में लिखना। त्रिभुवन, अगर किसी समास का पहला पद, किसी समास का पहला पद संख्यावाचक है, कैसा पद है? संख्यावाचक है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा द्विगु समास। क्या कहलाएगा? द्विगु समास। त्रिभुवन अर्थात 3 भवन,
कुछ और तो और अर्थ इसका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा उत्तर पद इसमें हमेशा प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, ये भी याद रखिएगा। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से पद, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो क्या होता है, ये होता है अव्ययीभाव समास। सभी को क्लियर है, आगे आइएगा। चलिए, अनेकार्थक शब्द आम के लिए गलत विकल्प का हमको चयन करना है, कौन सा गलत विकल्प हो जाएगा। आम का विकल्प कौन सा नहीं होगा, आम का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा, अप्रचलित, सामान्य, एक प्रकार के फल का नाम और व्यापक। चलेगा, सटीक तरीके से बताना है आम का अर्थ कौन सा नहीं। देखो आम, आम कहते हैं जैसे ये तो आम बात है अर्थात सामान्य बात है। अच्छा जी, एक प्रकार के फल का भी नाम है आम। अच्छा, व्यापक, व्यापक कहते हैं चारों तरफ फैल जाने को, ठीक है ना, व्यापक। अच्छा, अब तो यह बात आम हो गई, आम हो गई मतलब चारों तरफ फैल गई, व्यापक हो गई। सटीक इसका अर्थ एक व्यापक भी होता है, लेकिन अप्रचलित इसका अर्थ नहीं होता है। आम कहते हैं प्रचलित को, गुरुजी आम बात है, प्रचलित बात है, लेकिन अप्रचलित ये इसका अर्थ नहीं होता है। आगे आएगा। चलिए, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के लिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है कि कृष्ण का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा। कृष्ण का अर्थ कौन सा नहीं होगा, काला है, कौन्तेय है, श्याम है, या फिर मधुसूदन है, मधुसूदन है। कौन सा कृष्ण का अर्थ नहीं हुआ, अर्थात हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। जी हाँ भाई, कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची नहीं होगा। चलिए जी, हाँ, जो किस किसने दे, अरे वाह जी वाह, देखो अभी भी आपके उत्तर आ रहे हैं गलत, क्या बात भाई, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। कौनते, कौनते किसको कहते हैं, कौनते तो कुंती के पुत्रों को कहते हैं। कुंती के कितने पुत्र थे, कुंती के 6 पुत्र थे, 5 तो पांडव थे, एक कौन था, एक था आपका कर्ण, कर्ण भी कौनते हैं, याद रखिएगा। काला कृष्ण को कहते हैं, श्याम कृष्ण को कहते हैं, मधुसूदन भी कृष्ण को कहते हैं, गोपाल कृष्ण को कहते हैं। हमारे गांव में जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, जैसे मैं वृंदावन से, वृंदावन में छोटे बच्चे को लाला कहते हैं, क्या कहते हैं, लाला कहते हैं, कान्हा कहते हैं, गोपाल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी नाम है ना, सभी नामों से छोटे बच्चे को वहां पर बुलाया जाता है। अच्छा, और अगर कोई लड़की है उसको लाली कहते हैं, राधे कहते हैं। आगे आइएगा। चलिए, निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सही है, उस सही वाक्य का चयन करिएगा। सही वाक्य कौन सा होगा, सही वाक्य बताना है भाई। मोती सीपी में पलती है, या मोती सीपी में पलती है, क्या हो जाएगा सटीक वाक्य। देखो यहाँ पर पलती ऐसे लिखा है, पलती ऐसे लिखा है, पलता, क्या हो जाएगा, देखो मोती। जितने भी हिंदी में रत्नों के नाम होते हैं, रत्न, माणिक, मोती, हीरा, जवाहर, सभी के सभी सामान्यतः किसमें प्रयोग करे जाते हैं, पुरुलिंग, अर्थात पुरुष जाति के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो मोती सीपी में पलती है, पलती है का तो प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पुरुलिंग है, पलता है का प्रयोग होगा। मोती सीपी में पलता है, सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, सी वालों बिल्कुल सही है आपका। आगे आएगा। निम्न में से एक वाक्य गलत है, उस गलत वाक्य का हमको चयन करना है कि गलत वाक्य कौन सा है। तुम चलो मैंने आता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं, शराब विष से भयंकर है, मैं स्वयं वहां जाना नहीं चाहता। गलत वाक्य का चयन करना है। तुम चलो मैंने आता हूं, तुम चलो, भाई देखो यहां से मैंने का तो प्रयोग नहीं होगा, तुम चलो मैं आता हूं किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पर विद्यमान है। आगे आएगा, विकल्प नंबर ए इसका सटीक उत्तर होता है। आगे चलते हैं। अब देखो, हाय मुझे क्या हो गया है,
हाय मुझे क्या हो गया है, इस वाक्य का प्रकार पहचानेगा। क्या ये संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है या फिर विस्मयादिवाचक है? सटीक तरीके से बताना है। उत्तर आपके सामने है, बस आपको चयन करना है, टिक करना है। क्या हो जाएगा जी? डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं हाय मुझे क्या हो गया है, तो ये एक प्रकार का विस्मयादिबोधक वाक्य है। और वाक्य के बारे में हमेशा एक चीज याद रखोगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर हमेशा वाक्य होते हैं आपके 8 प्रकार के। कितने? और रचना की बात करें, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं हमेशा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं साहब? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं साहब। निम्न में से सरल वाक्य का चयन करिएगा। सरल वाक्य कौन सा होगा? सरल वाक्य अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है आपका मिश्र वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। अगर सरल वाक्य की बात करें जहां से एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, सरल हो जाएगा। मिश्र, बस एक नाम के बारे में याद रखिएगा, मिश्रा जी। किसके बारे में? मिश्रा जी। जिस किसी भी वाक्य में जा आ जाए ना, जब तब जैसा वैसा जैसा उसने, तो ये सभी क्या होंगे? मिश्रा जी। और मेरे कहने से एक और वाक्य को, एक शब्द को याद रखिएगा, की को। किसी भी वाक्य में अगर छोटी वाली की आ जाए उसमें भी क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, संयुक्त। अगर किसी वाक्य में और आ जाए, क्या आ जाए? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, किंतु आ जाए। क्या आ जाए साहब? किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए। अच्छा, और तथा एवं किंतु परंतु इसलिए, इसलिए आ जाए। क्या आ जाए? इसलिए आ जाए। और क्या हुआ? आ जाए भाई, और आ जाए आपका तो वो भी क्या होगा भाई? वो भी हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। अच्छा, तो सरल वाक्य कौन सा? अशोक पढ़ता है, बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। जैसे ही जा वाले शब्द देखे, जब तब जैसे ही देखा, सटीक उत्तर मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा मिश्र वाक्य। यदि नहीं करोगे तो मरोगे। यदि आश्चर्य है कि, अब जैसे ही मैंने की देखा, क्या कर दूंगा? मिश्र वाक्य कर दूंगा। आगे आएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन हमको करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा गया है? अद्वितीय, सूची पत्र, महीना, परीक्षा। कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा गया है साहब? सटीक तरीके से बताना है आपको कौन सा बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा गया है। देखो, सूची पत्र होना चाहिए था, विकल्प कौन सा लिखा है? ए बिल्कुल सही है। सूची पत्र यहाँ पर होना था, महीना में बड़ी ई की मात्रा, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा। आगे आएगा, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है हमको कि कौन सा गलत लिखा गया है। सबसे अच्छा प्रश्न है, स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। अच्छा, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? कई बार पूछा जाता है उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, तो क्या बताते हैं हम? उज्ज्वल को जो लिखा जाता है, इस पर 2 जा आते हैं जो कि आधे जुड़े होते हैं, वहां पर उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना जी? चलिए, प्रज्वलित है, उल्लेख है, ब्रजभाषा है या फिर जल्लाद। कौन सा गलत तरीके से लिखा गया है गुरुजी? ब्रजभाषा गलत लिखा गया है। ब्रजभाषा अगर ये गलत है तो शुद्ध कैसे लिखेंगे? याद रखिएगा, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा ऐसे लिखी जाएगी। ये यहाँ पर रा रथ है और यहाँ पर ऋषि वाले स्वर की मात्रा है, दोनों में बहुत सारा अंतर है, याद रखिएगा। आगे आइए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ हमको बताना है। और लोकोक्ति को और किस नाम से जाना जाता है? कहावत कहते हैं लोकोक्ति को। क्या कहते हैं साहब? कहावत। कहावत अर्थात पूर्ण वाक्य होगी, आम लोगों के द्वारा भी प्रयोग करी जा सकती है, स्वतंत्र रूप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी लोकोक्ति। क्या कहलाएगी जी? लोकोक्ति कहलाएगी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 25 के बारे में बताएं। क्वेश्चन 25 का सटीक उत्तर क्या होगा? 25 के बारे में बताएं, क्वेश्चन 25 का सटीक उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 25 का सटीक उत्तर बताइएगा। हाँ जी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अत्यंत अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक उन्नति होना, दूसरों के लिए खतरनाक होना या फिर अप्रत्याशित लाभ होना। क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना, मतलब चमड़ी जाए, चमड़ी चाहे चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। आगे आएगा, बेवकूफ मत समझो, डैश वाक्य को पूरा करो। बेवकूफ मत समझो, अब इस वाक्य को पूरा करना है। मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूं, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, या मैं दुखती रख पर हाथ रख सकता हूं, मैं
भी दिन में तारे देख सकता हूँ। बेवकूफ मत समझना मैंने कच्ची गोलियां नहीं खोली। बेवकूफ मत समझना मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, बिल्कुल सटीक वाक्य हो जाएगा, आगे आएगा। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इस लोक उक्ति के बारे में बताएगा। अगर फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मानकर चलो आप किसी तालाब के पास गए, तालाब के पास खड़े हो, तालाब के आसपास काई भी जम जाती है, अच्छा उस पर खड़े हुए आप फिसल गए। अब फिसल गए तो फिसल गए गुरुजी, फिर कह रहे हो हर हर गंगे, फिसल गए तो यहीं पर गंगा। अच्छा मतलब मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, मजबूरी में काम करना, क्या करना, मजबूरी में काम करना, आगे आएगा। चलिए जी, अच्छा आगे आते हैं। अब देखो इस निम्नलिखित का ये आपको वाक्यांश दिया गया है, ये एक गद्यांश टाइप का है, इसको संक्षेप में लिखना है, अर्थात छोटे शब्दों में इसका प्रयोग करना है। क्या दिया गया है, इसको संक्षेप में लिखना है, संक्षेप। दूसरों को उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत है, परंतु ऐसे लोग कम हैं जो स्वयं को उपदेश देते हैं और स्वयं को सुधारते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्वयं बुराइयों से घिरे रहते हैं, लेकिन औरों को ठीक करने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन छल कपट से परिपूर्ण होता है। अब इस पंक्ति में बताना है कि यहाँ पर इसको इन छोटे वाक्यों में से विकल्प नंबर किसके अनुसार लिखा जा सकता है। सब, दिन रात, दिन रहत ना एक समान, सब क्या है भाई, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, साँच को आँच नहीं। तो सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सटीक उत्तर होगा, आ गया। इस पहेली का उत्तर हमको देना है, इस पहेली के बारे में बताइएगा। देखो काली, देखो यहाँ पर होगा मैं, क्या होगा, मैं आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मैं का प्रयोग होगा। काला खेत में दही को छींटो, काला खेत में शेर को पंजो, ये दो पहेलियां हैं, दोनों पहेली का उत्तर बताएगा। काले खेत में दही को छींटो, ये क्या होता है, काला खेत, काला खेत मतलब कपास का खेत, जहां पर रुई बोई जाती है, मतलब रुई उगाई जाती है, रुई की खेती करी जाती है, कपास। तो कपास जब उगती है तो काले से खेत में बिल्कुल सफेद भार आती है, वह लगती है हमको एकदम दही के छींटे जैसी। तो इसका पहले वाले का तो उत्तर हो जाएगा दही, क्या हो जाएगा, दही, दही को कहेंगे। अच्छा, काले खेत में शेर को पंजो, कभी आपने अदरक देखी है, अदरक जब उगती है ना बिल्कुल शेर के पंजे की तरह से लगती है, खेत में बिल्कुल ऐसे पड़ी होती है, जी हाँ, तो ये हो जाएगा अदरक। तो क्या है भाई, कपास और अरहर नहीं, अदरक, अच्छा कपास और अदरक विकल्प नंबर ए में ही है। क्वेश्चन नंबर 29 का सटीक उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल सटीक उत्तर होता है क्या, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल इसका सटीक उत्तर होगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं, चलिए जी। अब देखो डैश सम चरण वाला सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, 16 तथा 12 पर यति होती है। परिभाषा किस छंद की है, स्टार बनाइएगा इस प्रश्न पर, ये परिभाषा किस छंद की है। अच्छा 16 और 12 मात्राओं पर यति होनी चाहिए, 16 और 12 पर, एक पंक्ति में 28 मात्राएं होंगी। पूरी हरिगीतिका की बात करी जा रही है, किसकी, हरिगीतिका की। अगर चौपाई की बात करें तो इसमें 16 मात्राएं होती है, रोला में होती है 24 मात्राएं। रोला के पहले और तीसरे चरण में, याद रखिएगा, इसके पहले और तीसरे चरण में सोरठा की तरह 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, लेकिन फिर भी सम्मात्रिक छंद है। इसकी पहचान कैसे बताओगे, इसके अंत में हमेशा या तो दो गुरु मिल जाएंगे आपको, या दो लघु का उल्लेख किया जाएगा, आगे आएगा। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है, कमेंट करके बताइएगा। इंदौर से कौन सी पत्रिका निकलती है, इंदौर से कौन सी पत्रिका निकलती है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा वसुधा निकलती है, वीणा निकलती है, आवेश निकलती है, कंकर निकलती है। देखो इस प्रश्न से ना आप कई सारे प्रश्न कर सकते हो, कैसे देखिएगा। अगर पूछा जाता है यूपी का अर्थात उत्तर प्रदेश का पहला अखबार, उत्तर प्रदेश का पहला अखबार कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश का पहला अखबार, उत्तर प्रदेश का पहला अखबार कौन सा होगा, याद रखिएगा ये है आपका बनारस अखबार। कौन सा है, बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश का पहला अखबार कौन सा है, बनारस अखबार है। कहा जाए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य अर्थात मामा की नगरी, मामा की नगरी का पहला अखबार कौन सा है, एमपी का पहला अखबार, एमपी का पहला अखबार कौन सा है, याद रखिएगा ग्वालियर अखबार है। कौन सा है, ग्वालियर अखबार है, ये भी याद रखिएगा, कौन सा है, ग्वालियर अखबार। हाँ जी भाई, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है, कमेंट करके बताइएगा। किस किस बच्चे ने इस प्रश्न का सटीक तरीके से उत्तर बताया है मुझको। हाँ जी, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ग्वालियर से होता है। हाँ जी भाई, सटीक तरीके से बता रही। अरे भाई देखो अभी भी कुछ उत्तर गलत आ रहे हैं
हैं सभी के उत्तर गलत आ रहे हैं। कई सारे बच्चों ने सही भी दिया है लेकिन बहुत सारे उत्तर गलत भी कर रहे हैं। इस पत्रिका का नाम क्या था? वसुधा था, वीणा था, आवेग था, कंकर था, क्या था? चलिए सभी को बताना है। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? वीणा एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन इंदौर से होता है। नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होता है? नया शहर, नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होता है? ये एक प्रकार का पत्र था, किससे होता है कमेंट करके बताइएगा। नया विकल्प, नया विकल्प किससे होता है जी? विदिशा से होता है, कटनी से होता है, रीवा से होता है, पपरिया से होता है। देखिएगा इस स्थान का नाम है विदिशा। क्या नाम है इस स्थान का? विदिशा नाम है। ये भी आपको याद रखना है। सभी को पता चल गया? जी हाँ, आगे आइएगा। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चलिएगा, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी भाई, साधारण। अब देखो होली का माहौल चल रहा है, होली के माहौल में कई सारे स्टूडेंट मानते तो है नहीं भाई, वह रंग को ना ऊपर से डालते हैं। अब कल ही कई सारे फ्रेंड आ गए, कई सारे अपने स्टूडेंट थे वो भी आ गए। वो गुरुजी जो रंग होता है ना उसको ऐसे डालते हैं सर के ऊपर से, अब उसकी वजह से जुकाम हो गया, जुकाम हो गया तो हो गया। हाँ जी भाई, सटीक उत्तर क्या होगा? देखो वाक्य के अंत में तो हमेशा पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक जहां से विस्मय की स्थिति बने, विस्मय बोधक अल्प विराम। जहां पर अल्प समय के लिए रुकना हो, जहां पर थोड़े समय के लिए रुकना हो, वहां पर होता है अल्प विराम का प्रयोग। किसका? अल्प विराम का, जो कि इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, आगे आइएगा। चलिए, निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए था? क्या पूर्ण विराम आना चाहिए था, प्रश्नवाचक आना चाहिए था, विस्मयादि बोधक, या फिर अर्धविराम? अर्धविराम किसको कहते हैं? अर्धविराम के बारे में थोड़ा सा जानिएगा। अर्धविराम कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है आधे समय रुकने के लिए। कैसे? आधे समय रुकने के लिए इसका अर्थ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, देखो पूर्ण विराम तो आएगा नहीं क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुम जानते हो? तो गुरु प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था। किसका? प्रश्नवाचक। विराम चिन्हों की संख्या कितनी है याद रखिएगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में कहा जाए, विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? 20 बताई गई है। किसने? गुरु कामता प्रसाद जी ने बताई है। गुरु कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है, याद रखिएगा। गुरु कामता प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदी में विराम चिन्ह इंग्लिश से लिए गए हैं। ये गुरु कामता प्रसाद जी कहते हैं। देखो इस प्रश्न का उत्तर कराऊंगा सबसे आखिर में, तब तक इसके बारे में बताइएगा। इस प्रश्न का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या होता है? एक इंग्लिश का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ हमसे पूछा गया है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? क्या पूछा गया भाई? एक इंग्लिश के शब्द का हिंदी में अर्थ पूछा गया है। हाँ जी भाई, इस प्रश्न के बारे में बताइएगा। इसको कहते हैं सेवानिवृत्त। क्या कहते हैं? सेवानिवृत्त। जब आप रिटायर होकर आओगे ना तो मेरे द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा, तो उसी को कहते हैं भाई सेवानिवृत्त। माइक बंद करने की बहुत कोशिश करी लेकिन माइक बंद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, माफी चाहूंगा इस गुस्ताखी के लिए। चलेगा बिल्कुल। इसको कहते हैं सेवानिवृत्त। क्या कहते हैं? सेवानिवृत्त। आगे आइए। एलिगेशन। एलिगेशन किसको कहते हैं? गुरुजी बच्चों वाला प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? आरोप को कहेंगे। किसको कहेंगे? आरोप को कहेंगे। बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा आरोप। आगे आएगा। चलिए, अब देखो भाषाविद डैश के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक अभी व्यवस्थित, सार्थक तथा प्रचलित उच्चारित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएगा। इस प्रश्न का सटीक तरीके से उत्तर क्या निकलता है? ये किस आचार्य के द्वारा कहा गया? क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 40 का सटीक उत्तर क्या होगा? 40 के बारे में बताइएगा। मैं सभी के उत्तर देख रहा हूँ भाई, मैं सभी के उत्तर देख रहा हूँ। जी हाँ, किसके द्वारा कहा गया है? भाषाविद डैश के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है। किसमें होता है? प्रतीकों में होता है। इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चारित होते हैं। किसके द्वारा? डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? पृथ्वीनाथ पांडे जी के द्वारा कहा गया है। आगे आइए। छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था कमेंट करके बताइएगा। और विश्व हिंदी सम्मेलन एक ऐसा टॉपिक है जो कि करंट के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होकर चुका है। याद रखिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी को हुआ है। किसको हुआ है? 15 से 17 फरवरी को फिजी देश में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। और विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्यालय अगर पूछा जाए, क्या बताओगे? मॉरिशस में इसका मुख्यालय। कहां पर है? मॉरिशस में इसका मुख्यालय, ये भी बताओगे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था भारत में। कहां हुआ था? भारत में। देखो भारत में 3 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला, तीसरा, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस में हुआ है? भारत में हुआ है। मैं लिख देता हूं किस में हुआ है? भारत में। और भारत के जस्ट बाद कहां पर हुआ है? मॉरिशस में हुआ है। अर्थात दूसरा, चौथा, 11वां कहां पर हुआ है? मॉरिशस में हुआ है।
कहाँ हुआ है जी? मॉरिशस में हुआ है, ये भी याद रखिए कहाँ हुआ है, मॉरिशस में हुआ है। अच्छा तो छठवां कहाँ पर हुआ था? छठवां कहाँ हुआ? अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में, पोर्ट लुइस में। ना अमेरिका में हुआ है, ना जापान में हुआ है, ब्रिटेन। अच्छा 1975 देखिएगा। अगर पहले की बात करी जाए, पहला 1975 में होता है भारत में, दूसरा होता है मॉरिशस में, तीसरा होता है त्रिनाड किस में? भारत में, चौथा पोर्ट लुइस में, पांचवा होता है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाड में, छठवा छठवा होता है ब्रिटेन। कहाँ होता है? ब्रिटेन में होता है, लंदन में। बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आएगा, इस प्रश्न के बारे में बताइएगा। जी हाँ भाई, ब्रिटेन वालों बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है? स्टार बनाइएगा इस प्रश्न पर। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप से विकसित हुई है? किसकी हुई है? कमेंट करके बताना है जी, कमेंट में सभी को उत्तर बताना है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर निम्नलिखित में से क्या होगा? थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर है, फिर भी हम सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा। सभी को बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा। हाँ जी भाई। हाँ देखिए क्या पूछा गया है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से विकसित हुई है? ब्राह्मणी के दक्षिणी रूप तो गुरु जी कन्नड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कन्नड़ हो जाएगी, बिल्कुल सटीक उत्तर। अच्छा यही चारों क्या है? यही चारों आपकी द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा कहलाती है। और द्रविड़ भाषा अर्थात जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। अच्छा तमिल की बात करी जाए तो सर्वाधिक पुरानी किसकी? दक्षिण साउथ इंडिया की सर्वाधिक पुरानी कौन सी है? ये है। तेलुगु की बात करें, तेलुगु सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है, याद रखिए कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। अच्छा मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा भाई? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को, मलयालम भाषा के लिए। अच्छा आगे चलते हैं साहब। ये बनती है कन्नड़, और ये चारों ना शास्त्रीय भाषाओं में भी शामिल है। किसमें? शास्त्रीय भाषाओं में। शास्त्रीय भाषा के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट एक नई टैब लेता हूँ। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषाओं के बारे में याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषाओं में 6 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आती है तमिल। कौन सी? तमिल आती है, याद रखिएगा। एक आती है तेलुगु। कौन सी आती है? तेलुगु आती है। एक आती है आपकी कन्नड़। कौन सी आती है जी? कन्नड़ आती है। एक आती है आपकी मलयालम। कौन सी आती है? मलयालम। एक आती है आपकी संस्कृत। कौन सी आती है जी? संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है। एक आती है आपकी ओडिसी। कौन सी आती है जी? ओडिसी भाषा। सबसे नवीनतम कौन सी है जो 2014-13 में जुड़ी गई थी? ओडिसी है। कौन सी है? ओडिसी है। अच्छा सबसे पहली कौन सी है? तेलुगु है, जो कि 2004 में जुड़ी गई थी। इसके बाद संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ। ये 6 है, 6 की 6 अक्सर पूछी जाती है, याद रखिएगा। आगे आते हैं सब। संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है? जब हम सेवा में लिखते हैं तो ये किस ओर लिखते हैं? क्या बाईं ओर लिखते हैं, दाईं ओर लिखते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे की ओर? सटीक तरीके से बताइए इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स। किस किस बच्चे ने इस प्रश्न का सटीक तरीके से उत्तर दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस किस बच्चे ने इस प्रश्न का सटीक तरीके से उत्तर दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी थोड़ा सा अच्छा प्रश्न जरूर था। देखते हैं किस किस ने दिया है भाई। अरे वाह जी वाह, देखो कई सारे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, कई सारे बच्चे अभी भी सही कर रहे हैं, देखिएगा। देखते हैं। संपादक का नाम ये लिखा जाता है बाईं ओर। किस ओर? बाईं ओर लिखा जाता है सेवा में। कहाँ लिखा जाता है? सेवा में बाईं ओर लिखा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं साहब, आगे आइएगा। इस प्रश्न के बारे में बताना है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा? किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या अकस्मात घटना का वर्णन कौन सा ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णात्मक या फिर विवरणात्मक? क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का सटीक उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? देखिएगा। किसी ऐतिहासिक या पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन। पूरे वर्णन की बात कर रहे हैं तो वर्णात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णात्मक कहेंगे। इसमें सोचना क्या है, आगे आइएगा। चलिए जी। किस गद्य कवियों, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये किसका कथन है?
अब आपको बताना है ये किसका कथन है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये किस कवि के द्वारा कहा गया है? पृथ्वीनाथ पांडे जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, बेंसन जी के द्वारा, या फिर डॉक्टर जॉनसन जी के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, सभी को बताना है इस प्रश्न का सटीक उत्तर क्या होगा। अरे वाह जी वाह, देखो कई सारे बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, कई सारे बच्चे अभी भी सटीक उत्तर कर रहे हैं। किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन 45 का उत्तर बताइएगा। 45 का सटीक उत्तर क्या होगा? अरे भाई देखो कई सारे बच्चे गलत कर रहे हैं साहब, कई सारे बच्चे कर रहे हैं गलत। सटीक उत्तर इसका क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अच्छा देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करी जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांट, सॉरी माफी चाहूंगा, 4 भागों में। इनका पहला जो भाग है उसको कहते हैं आदिकाल। क्या कहते हैं? आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इसी को वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा जो होता है ये होता है आपका रीति काल। कौन सा होता है? रीति काल। अच्छा, तीसरा भक्ति काल है। कौन सा है? भक्ति काल है। भक्ति काल के बाद आता है आपका आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य काल के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा, गद्य काल भी इसी को कहते हैं। ठीक है ना? ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा बांटा गया है। अगर मैं कहूं आपसे, अगर मैं कहता हूं आपसे कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया था? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन किसके द्वारा हुआ था? हिंदी हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम विभाजन किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा हुआ था? ये किया गया था डॉक्टर जॉर्ज, माफी चाहूंगा, जॉर्ज ग्रेनसन ने। किसने किया था? जॉर्ज ग्रेनसन जी ने किया था। कितने भागों में बांट दिया था हिंदी साहित्य को? 11 भागों में बांट दिया था। आगे आइएगा, आगे चलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार का नाम बताना है। और ये प्रश्न आपको करके लेकर आना है घर से, होमवर्क में लिख लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है ना? और होली का जो त्योहार है ना, इसको सभी लोग बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक मनाएंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, कोई भी हाय हुल्लड़ नहीं करेगा। और जो लोग पीते खाते हैं वे कहीं किसी ना किसी नाली में पड़े होंगे साहब, ठीक है ना? उनसे दूर रहिएगा, ठीक है ना? अपने माता पिता का सम्मान करिएगा, हमेशा उनकी बात मानिएगा, उनके पैर चरण स्पर्श करिएगा, ठीक है ना? उनका आशीर्वाद लीजिएगा। यही तो है होली का पर्व, ठीक है ना? और एक प्रण करना है हमको कि आने वाली जो होली होगी वह मेरी तरफ से उसकी पार्टी दी जाएगी, सिलेक्शन वाली पार्टी जो होगी। इस साल की होली तो चलो कैसे भी करके मना लेंगे, पढ़ लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन अगले साल जो होली आएगी उसमें हम सिलेक्शन की पार्टी देंगे। ये जानकारी, ये बोल देना अपने घर वालों को, अगली बार की जो होली होगी वह सिलेक्शन वाली होगी। नमस्कार। अच्छा चलिएगा, धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का। जय श्री कृष्ण।